अगला टॉपिक है सांख्यिकी, पेज नंबर 412। आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन। पहला महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, आंकड़े मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। दूसरा, प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की निम्न विधियां। पहला, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण से। दूसरा, परोक्ष अन्वेषण से। तीसरा, परोक्ष अन्वेषण से आंकड़े निम्न प्रकार प्राप्त होते। पहला, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर। दूसरा, सूचकों द्वारा प्रश्नावलियां भरवाकर। तीसरा, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। चौथा, विशेषज्ञों के माध्यम से परोक्ष मौखिक अन्वेषण से। चौथा, आंकड़े पूर्व में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए तो तथा इनका उपयोग अन्य कोई अन्वेषणक अपने उद्देश्य के लिए करना चाहता है तो ये आंकड़े उसके लिए द्वितीयक आंकड़े होंगे। पांचवा, द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित या अप्रकाशित हो सकते हैं। छठा, प्रकाशित आंकड़ों के मुख्य स्रोत निम्न है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दूसरा, सरकारी प्रकाशन। तीसरा, अर्ध सरकारी प्रकाशन। चौथा, परिषदों एवं व्यापारिक संगठनों के प्रकाशन। पांचवा, अनुसंधान संस्थानों के प्रकाशन। छठा, पत्र पत्रिकाएं। सातवां, शोधार्थियों के प्रकाशित शोध। सातवां, संकलित अंकों का वर्गीकरण मुख्यतः निम्न प्रकार किया जा सकता है। पहला, भौगोलिक आधार पर। दूसरा, समयानुसार। तीसरा, गुणात्मक आधार पर। चौथा, संख्यात्मक आधार पर। आठवां, बारंबारता बंटन में प्राप्तांकों के लिए सामान्यतः विचर का प्रयोग किया जाता है। नौवां, विचर के अधिकतम तथा न्यूनतम मान के अंतर को परास कहते हैं। दसवां, विचर दो प्रकार के होते हैं। पहला, खंडित विचर। दूसरा, सतत अखंडित विचर। ग्यारहवां, बारंबारता बंटन तीन प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत श्रेणी। दूसरा, खंडित श्रेणी। तीसरा, सतत श्रेणी। बारहवां, वर्ग अंतराल h बराबर परास बटा वर्गों की संख्या। तेरहवां, किसी वर्ग के निम्नतम एवं उच्चतम मान इस वर्ग की निम्न तथा ऊपरी सीमाएं कहलाती हैं। चौदहवां, किसी वर्ग की ऊपरी तथा निम्न सीमाओं का औसत उस वर्ग का मध्यमान या वर्ग चिन्ह कहलाता है। इसे x से व्यक्त करते हैं। पंद्रहवां, यदि मध्यमान वर्ग चिन्ह x तथा वर्ग अंतराल h हो तो वर्ग सीमा x माइनस h बटा 2 कॉमा x प्लस h बटा 2 होती है। 16वां, वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र भी काम में लिया जा सकता है। वर्गों की संख्या बराबर 1 प्लस 3.222 log 10 n, जहां n कुल बारंबारता है। 17वां, सतत श्रेणी में वर्गांतर दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पहला, अपवर्जी श्रेणी। इस श्रेणी में पिछले वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा एक समान होती है। इस विधि में किसी वर्गांतर के ऊपर सीमा वाले पद को उस वर्ग में सम्मिलित न करके अगले वर्गांतर में शामिल करते हैं। दूसरा, समावेशी श्रेणी। इस विधि में ऊपरी तथा निम्न सीमा दोनों ही मानों को उस वर्ग में रखा जाता है। इसमें एक ऊपरी तथा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा समान नहीं होती है। 18वां, कुछ परिस्थितियों में वितरण के प्रथम तथा अंतिम वर्ग की एक एक सीमाएं नहीं लिखी जाती। ऐसे वर्ग खुले सिरे वाले वर्ग कहलाते हैं। 19वां, खुले वर्ग वाले सिरे को बंद करने तो प्रथम वर्ग का वही विस्तार मानेंगे जो उसके अगले वर्ग का है और अंतिम वर्ग का वही विस्तार मानेंगे जो उसके पिछले वर्ग का है। 20वां, सारणीयन। संकलित एवं वर्गीकृत आंकड़ों को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करने की क्रिया जिससे ये अपनी विशेषताओं को स्पष्ट दिखाते हुए उन्हें तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रस्तुत करें। पेज नंबर 413। 21वां, सारणीयन की महत्ता निम्न तथ्यों से स्पष्ट परिलक्षित होती है। पहला, समझने में सुगमता। दूसरा, प्रभावशाली। तीसरा, तुल्य। चौथा, स्थान की बचत। पांचवा, समय की बचत। छठा, प्रदर्शन। सातवां, सांख्यिकी विवेचन। आठवां, शुद्धियों की जांच। 22वां, सारणी। उद्देश्य के अनुसार सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। मौलिकता के अनुसार प्राथमिक व्युत्पन्न। रचना के अनुसार सरल जटिल। जटिल के अंतर्गत एक गुणी, द्विगुणी, त्रिगुणी, बहुगुणी। 23वां, उत्तम सारणी के निम्न आवश्यक गुण है। पहला, सारणी संख्या। दूसरा, शीर्षक। तीसरा, अनुशीर्षक। चौथा, सारणी का मुख्य भाग। पांचवां, योग। छठा, रेखा। सातवां, पदों की व्यवस्था। आठवां, टिप्पणियां। नौवां, उद्गम। दूसरा, प्रस्तावना। भारतवर्ष में विज्ञान की शाखा सांख्यिकी का उपयोग प्राचीन समय से किया जाता रहा है। आप जिस प्रकार हमारे प्राचीन ज्ञान को नए रूप में प्रस्तुत कर उसका पेटेंट अपने नाम करने का कार्य पश्चिम के लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार पूर्व में भी पश्चिम देशों ने अपने शब्द राज्य स्टेट के आधार पर शाखा का नाम स्टेटिस्टिक्स रख दिया है। इससे भी आगे बढ़कर स्टेटिस्टिक्स के जनक भी 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में जन्मे व्यक्तियों को बताया जाने लगा। सांख्यिकी में वास्तव में संख्यात्मक तथ्य अर्थात आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण और व्याख्या का कार्य दिया जाता है। तीसरा, आंकड़ों का महत्व।
हमारे दैनिक जीवन में किसी तथ्य को आंकड़ों की सहायता से व्यक्त करने का बहुत महत्व है। जैसे यह कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या काफी के स्थान पर कहना कि भारत की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 2 करोड़ 80 लाख है ज्यादा उपयुक्त है। जिस प्रकार हमें भवन निर्माण से पूर्व पत्थर, चूना, सीमेंट, ईंटें आदि एकत्रित करना होता है, उसी प्रकार सांख्यिकी अध्ययन से भी प्रारंभ में आंकड़े एकत्रित किया जाना अति आवश्यक है। आंकड़े वास्तव में सांख्यिकी अध्ययन की मूल इकाई है। इनके उचित उपयोग से हम जटिल से जटिल समस्याओं को समझकर इनका समाधान तार्किक रूप से ज्ञात करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके लिए अति आवश्यक है कि किए गए आंकड़े शुद्ध, व्यापक और प्रमाणिक हो। चौथा, आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों को एकत्रित करने के स्रोतों के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला प्राथमिक आंकड़े, दूसरा द्वितीयक आंकड़े। पांचवा, पहला प्राथमिक आंकड़े। सांख्यिकी अन्वेषक जिन आंकड़ों का स्वयं या अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से नए सिरे से पहली बार संग्रहित करता है, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक अन्वेषक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की पारिवारिक स्थिति का अध्ययन करना चाहता है तो वह कुछ आंकड़े यथा उनके घर की मासिक आय, व भाई बहनों की संख्या, आय के स्रोत इत्यादि के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन निम्न विधियों से किया जा सकता है। पहला, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण से। इस विधि में अन्वेषक स्वयं उन व्यक्तियों के संपर्क में आता है जिनके विषय में उसे अन्वेषण करना है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में अन्वेषक विद्यालय में स्वयं जाकर विद्यार्थियों से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करे। दूसरा, परोक्ष अन्वेषण से। जब अन्वेषण का क्षेत्र विस्तृत होता है, ऐसे में अन्वेषक के लिए संभव नहीं होता है कि वह स्वयं प्रत्यक्ष में वहां जाकर व्यक्तियों से संपर्क करे। ऐसी स्थिति वह निम्न प्रकार से सूचना प्राप्त कर सकता है। छठा, प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर। इस विधि में अन्वेषक की जांच से संबंधित प्रश्नों की सूची तैयार कर प्रशिक्षित प्रगणकों को देता है। तब प्रगणक संबंधित सूचकों से आवश्यक प्रश्न पूछकर उत्तर अनुसूची में लिखते। उदाहरणार्थ, उपर्युक्त उदाहरण में अन्वेषक एक अनुसूची बनाकर अपने एक प्रगणक को विद्यालय में भेजता है। फिर प्रगणक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर अनुसूची को भरता है। आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण में इस विधि का उपयोग किया जाता है। बी, सूचकों द्वारा प्रश्नावलियां भरवाकर। इस विधि में अन्वेषक जांच से संबंधित एक अनुसूची तैयार करता है तथा उसे सूचकों तक सूचना प्राप्त करने का उद्देश्य एवं सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के आश्वासन के साथ भेजता है। पेज नंबर 414। फिर सूचक जो प्राय शिक्षित होता है सूचनाएं भरकर पुनः भेज देता है। बोर्ड द्वारा परीक्षा फॉर्म भरवाए जाना इसी श्रेणी में आता है। सी, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा जब विभिन्न स्थानों से नियमित रूप से सूचनाएं प्राप्त करना आवश्यक होता है तो अन्वेषक विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्तियों या संवाददाताओं को सूचना देने के लिए नियुक्त कर देता है। फिर वे लोग उसे समय समय पर सूचनाएं प्रेषित कर देते हैं। विधि अधिकतर समाचार पत्रों, आकाशवाणी द्वारा वस्तुओं के बाजार भाव इत्यादि ज्ञान प्राप्त करने में प्रयोग की जाती है। डी, विशेषज्ञों के माध्यम से परोक्ष मौखिक अन्वेषण। इस विधि में सूचनाएं उन व्यक्तियों से प्राप्त नहीं की जाती जो अन्वेषण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, वरन अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित तृतीय पक्षकारों जिन्हें साक्षी कहते हैं के सहयोग से प्राप्त करते हैं। यदि विद्यार्थियों का वार्षिक मूल्यांकन बिना परीक्षा लिए हुए करना है तो यह कार्य संबंधित अध्यापक द्वारा संपन्न कराया जा सकता है। उपयुक्त माध्यमों से प्राप्त किए आंकड़ों को काफी हद तक शुद्ध माना जा सकता है, परंतु इसमें समय, धन काफी व्यय होता है। सातवां, द्वितीयक आंकड़े। ये वे आंकड़े होते हैं जिनका पूर्व में अन्य किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलन किया जा चुका हो, जो प्रकाशित व अप्रकाशित स्थिति में हो सकते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। प्राय निम्नलिखित 2 मुख्य स्रोतों से उपलब्ध हो सकते हैं। पहला, प्रकाशित स्रोत। सरकारी, गैर सरकारी व अन्य अन्वेषक समय समय पर विभिन्न विषयों पर आंकड़े एकत्रित कर उन्हें प्रकाशित करवाते हैं। इनके प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मुद्रा कोष जैसे संगठन अपने से संबंधित आंकड़ों का संग्रह कर अपने सदस्यों के लिए प्रकाशित कर लेते हैं। बी, सरकारी प्रकाशन। केंद्र राज्य सरकारों के अनेक मंत्रालय, विभागों, सांख्यिकी विभाग द्वारा अपने से संबंधित आंकड़े एकत्रित कर प्रकाशित करवा देते हैं। बी, अर्ध सरकारी प्रकाशन। नगर पालिका, निगम, जिला परिषद, ग्राम पंचायत आदि समय समय पर शिक्षा, बिजली, जन्म मृत्यु, राजस्व रिकॉर्ड का ब्यौरा प्रकाशित करती है। डी, परिषदों एवं व्यापारिक संगठनों के प्रकाशन। भारतीय वाणिज्य उद्योग संघ FICCI, राज्य वाणिज्य संघ, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI और भारतीय कृषि शोध संस्थान द्वारा एकत्रित आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। ये अनुसंधान संस्थानों के प्रकाशन। विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, शिक्षक संघ अनेक प्रकार के आंकड़े एकत्रित करते हैं, उन्हें वे प्रकाशित करा देते हैं। F, पत्र पत्रिकाएं। समाचार पत्र नियमित रूप से कई वस्तुओं के भाव प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार इकोनॉमिक टाइम्स, योजना जैसी पत्रिकाएं भी कई प्रकार के आंकड़े प्रकाशित करती है। G, शोधार्थियों द्वारा विषय विशेष पर शोधार्थी द्वारा प्रकाशित आंकड़े भी कभी कभी संकलित कर दिए जाते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, अप्रकाशित स्रोत। कभी कभी सरकारी व अन्य संस्थानों
द्वारा या शोधार्थियों द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर एकत्रित सामग्री एकत्रित तो कर ली जाती है, लेकिन अप्रकाशित रह जाती है। ऐसी अप्रकाशित सामग्री कार्यालय की फाइलों, प्रलेखों, रजिस्टरों या अनुसंधानकर्ताओं की डायरियों आदि से प्राप्त की जा सकते हैं। 8वां, आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़े जिस प्रकार तथा जिस रूप से प्राप्त उसी क्रम में संकलित किए जाए तो इन्हें यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। इन्हें कच्चे आंकड़े भी कहा जाता है। उदाहरणार्थ, 9वीं कक्षा में 20 छात्रों के गणित विषय में 10 में से प्राप्त अंक निम्न प्रकार हैं। संकलित आंकड़ों को सही रूप में समझने, अध्ययन करने, इनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इनको विभिन्न शीर्षकों के अनुसार विभाजित करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार विभाजित आंकड़ों को तुलनात्मक सारणी के रूप में प्रस्तुत करने की क्रियाओं को वर्गीकरण एवं सारणीयन कहते हैं। पेज नंबर 415। 9वां, भौगोलिक आधार पर। इसके अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्र के आधार पर किया जा सकता है। 10वां, समय अनुसार। यदि आंकड़ों का घंटे, दिन, सप्ताह, माह या वर्ष के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो उसे समय अनुसार वर्गीकरण कहते हैं। 11वां, गुणात्मक आधार पर। जब आंकड़ों को वर्णात्मक विशेषताओं अथवा गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करते हैं तो ऐसे वर्गीकरण को वर्णात्मक या गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं, क्योंकि वर्णात्मक तथ्यों का प्रत्यक्ष माप नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें गुण की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर संख्या में गिना जाता है, जैसे बुद्धिमत्ता, साक्षरता, बेकारी, ईमानदारी आदि। 12वां, संख्यात्मक आधार पर। यदि तथ्य ऐसे हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से माप कहते हैं, जैसे प्राप्तांक, ऊंचाई, भार, आयु, आय, व्यय इत्यादि, ऐसे तथ्यों को चर मूल्य कहते हैं। यदि ऐसे तथ्यों को वर्गों में रखा जाता है तो वो संख्यात्मक या वर्गांतरों के अनुसार वर्गीकरण कहलाता है। बारंबारता बंटन। 13वां, एक विद्यालय की कक्षा 9वीं के 30 छात्रों के गणित विषय के प्रथम टेस्ट में 50 अंकों में से प्राप्त अंश निम्न प्रकार हैं। इन यथा प्राप्त आंकड़ों को देखने पर कक्षा के स्तर पर ठीक ठाक अनुमान लगाना कठिन होता है, परंतु यदि हम इससे एक ऐसी सारणी बना ले जिससे ज्ञात हो जाए कि शून्य अंक कितने छात्रों के, 6 अंक, 10 अंक, 12 अंक, 17 अंक, 28 अंक आदि कितने कितने छात्रों के आए तो कक्षा के स्तर को समझना अधिक आसान हो जाएगा। जितनी बार किसी अंक की आवृत्ति होती है वह इस अंक की बारंबारता फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसे एफ से निरूपित किया जाता है। 14वां, बारंबारता बंटन का अध्ययन करते समय में कुछ आवश्यक परिभाषाओं का सदैव ध्यान रखना चाहिए। इनमें से कुछ प्रमुख नीचे दी जा रही है। पहला, विचर। वह संख्यात्मक राशि जिनका मान उद्देश्य में बदलता रहता है विचर कहलाता है। सामान्य विचर को एक्स से निरूपित किया जाता है। विचर 2 प्रकार के होते हैं। पहला, खंडित विचर, दूसरा सतत विचर। पहला, खंडित विचर। इनकी माप निश्चित होती है, जैसे कि स्कूल की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 30, 35, 40 इत्यादि। दूसरा, सतत विचर। इनकी माप निश्चित नहीं होती। इनमें एक समूह जैसे 10 से 20, 20 से 30 में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा, परास विचर। एक्स के अधिकतम या न्यूनतम मान के अंतर को परास कहते हैं। तीसरा, वर्ग बारंबारता। प्रत्येक वर्ग में आंकड़ों की पुनरावृत्ति जितनी बार हो उस वर्ग की बारंबारता कहलाती है। चौथा, वर्ग अंतराल। उपर्युक्त बारंबारता बंटन में वर्ग अंतराल बराबर परास बटा वर्गों की संख्या बराबर 50 बटा 5 बराबर 10। इसे प्राय एच से व्यक्त करते हैं। पांचवा, वर्ग सीमाएं। किसी वर्ग के निम्नतम तथा उच्चतम मान क्रमशः उस वर्ग के निम्न तथा उच्च सीमाएं कहलाती है। छठा, वर्ग चिन्ह। किसी वर्ग की ऊपरी या निम्न सीमाओं को औसत उस वर्ग का मध्यमान या वर्ग चिन्ह कहलाता है। इसे प्राय एक्स से व्यक्त करते हैं। यदि मध्यमान एक्स तथा वर्ग के अंतराल एच हो तो सीमाएं एक्स माइनस एच बटा 2 कोमा एक्स प्लस एच बटा 2 होती है। 15वां, बारंबारता बंटन के प्रकार। बारंबारता बंटन पर ही सांख्यिकी विधियां तथा तुलना करना, निष्कर्ष निकालना आदि निर्भर करता है। बारंबारता बंटन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिगत बारंबारता बंटन। इसमें प्रत्येक मध्य इकाई के मूल्य को अलग अलग लिखा जाता है। इस प्रकार श्रेणी में प्रत्येक चर की बारंबारता एक ही होती है। दूसरा, खंडित बारंबारता बंटन। जब पदों की संख्या अधिक हो तथा विचर खंडित हो अथवा निश्चित सीमाओं के अंतर्गत विचर कुछ विशेष मान ग्रहण करता हो एवं उनकी पुनरावृत्ति होती तो उसे खंडित बारंबारता बंटन कहते हैं। पेज नंबर 416। 16वां, सतत बारंबारता बंटन। जब पदों की संख्या अधिक हो तथा विचर सतत अर्थात निश्चित सीमाओं के अंतर्गत विचर सभी मान ग्रहण कर सकता है तथा इसकी पुनरावृत्ति होती है तो इसे सतत बारंबारता बंटन कहते हैं। 17वां, वर्गांतर बनाना। उपर्युक्त अध्ययन में वर्गांतर बनाने की महत्ता स्वयं सिद्ध है, अतः वर्गांतर बनाते समय ध्यान रहे कि वर्गों की संख्या न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम हो। इसके लिए निम्नलिखित नियम का भी उपयोग किया जा सकता है। वर्गों की संख्या k बराबर 1 प्लस 3.322 log 10 n या n कुल बारंबारता। वर्गों का अंतराल भी समान रहे। मुख्यतः वर्गांतर 2 विधियों से बनाए जा सकते हैं। 18वां, अपवर्जित श्रेणी। इस विधि में पिछले वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा एक समान होती है। इस विधि में किसी वर्ग में ऊपरी सीमा वाले पद को उस वर्ग में सम्मिलित न करके अगले वर्ग में सम्मिलित किया जाता है।
19वां समावेशी श्रेणी। इस विधि में ऊपरी एवं निम्न सीमा दोनों मानों को उसी वर्ग में रखा जाता है। इसमें एक वर्ग की ऊपरी तथा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा समान नहीं है। कभी कभी मूल्य पूर्णांक न होकर अपूर्ण दशमलव या दशमलव में हो तथा दो वर्गों के मध्य पड़े हो तो वर्ग बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे वर्ग अब बारंबारता 0 से 9, 04, 10 से 19, 07, 20 से 29, 06, 30 से 39, 03, 40 से 49, 03। 20वां संचयी बारंबारता। पहला खंडित बारंबारता बंटन में सारणी को देखकर हम यह बता सकते हैं कि 4000 मासिक आय वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 11000 मासिक आय वाले कर्मचारी कितने हैं। परंतु यदि हम यह जानना चाहते हैं कि 11000 तक मासिक आय प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है तो हमें 10 + 8 + 5 + 7 को जोड़ना होगा, अर्थात 11000 तक मासिक आय वाले कर्मचारियों की संख्या 30 है। अर्थात यहाँ हमने पूर्व की सभी का योग का संचयी बारंबारता ज्ञात की है। 21वां सतत बारंबारता बंटन में। उपयुक्त में हमने खंडित श्रेणी में संचयी बारंबारता ज्ञात की। इस प्रकार सतत बारंबारता बंटन में भी संचयी बारंबारता सारणी बनाई जा सकती है।